L37 हिंदी आधा ध प्या की मात्रा Y361 अथाह _2। इससे पहले जब यान फेई ने ड्रोन को नियंत्रित करके पेरिस के डाउनटाउन में बेहद तेज गति से प्रवेश किया तो उसे पता चला कि रिट्ज होटल में उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। कमरे के अंदर डेस्क पर रखे लैपटॉप के वेबकैम से यान फेई को पता चला कि उसके कमरे में घुसने वाले लोग जुगे लियुन और गू शियाओलिन थे। ये दोनों यान फेई के विश्वविद्यालय के सहपाठी थे जिन्होंने 3 साल से ज्यादा समय तक साथ पढ़ाई और जीवन बिताया था और एक दूसरे पर गहरी छाप छोड़ी थी। स्नातक होने के बाद जुगे लियुन और गू शियाओलिन में आए महत्वपूर्ण बदलावों के बावजूद यान फेई ने उन्हें एक नज़र में पहचान लिया। स्नातक होने के बाद यान फेई एक ओटाकू बन गया, अपने जीनियस क्लास के सहपाठियों से शायद ही कभी संपर्क करता था और उनकी हालिया स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ये पता चलने पर कि उसके कमरे में प्रवेश करने वाले लोग उसके पूर्व सहपाठी जुगे लियुन और गू शियाओलिन थे, यान फेई ने तुरंत सहायक मस्तिष्क का उपयोग करके इंटरनेट पर उनकी जानकारी खोजी। सामान्य इंटरनेट पर उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पेशेवरों द्वारा अक्सर देखी जाने वाली कुछ वेबसाइटों पर उसे जुगे लियुन के बारे में बहुत सी खुफिया जानकारी मिली। इसी खुफिया जानकारी से यान फेई को पता चला कि जुगे लियुन चीन के 4 प्रमुख जासूसों में से एक प्रसिद्ध जासूस था। जहां तक जुगे लियुन का सवाल है, जानकारी दुखद रूप से कम थी और यान फेई केवल इतना जानता था कि वह हमेशा जुगे लियुन के साथ रही थी, उसकी सक्षम सहायक के रूप में सेवा कर रही थी। freewebnovel.com। जुगे लियुन और गू शियाओलान की पहचान जानकर यान फेई को तुरंत उनके अपने कमरे में आने का असली मकसद समझ आ गया। चूंकि वे पहले ही उसके कमरे में घुस चुके थे, इसलिए वह वहां वापस नहीं जा सकता था। हालांकि उसे जल्द ही लू पिनपिन का ख्याल आया, जो उसके बगल वाले कमरे में रुका था। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने खुद को शक से बचाने के लिए लू पिनपिन का इस्तेमाल करने का फैसला किया। जैसे ही ड्रोन तेजी से पेरिस के डाउनटाउन की ओर लौटा, उसने एक जोरदार गर्जना की आवाज निकाली, लेकिन उस रात हुई तेज गड़गड़ाहट की वजह से लोगों ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसे धीमी गड़गड़ाहट समझ लिया और ड्रोन की हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि पेरिस के डाउनटाउन में प्रवेश करने के बाद ड्रोन ने तेज गति से उड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसकी तेज आवाज निश्चित रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी। सौभाग्य से ड्रोन अब रिट्ज होटल से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उसकी गति धीमी हो गई और वह बिना आवाज किए जमीन से नीचे रिट्ज होटल की ओर उड़ गया। जब ड्रोन होटल के पास पहुंचा तो उसने तेजी से चढ़ाई की और तेजी से 5 मीटर से 50 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। यान फेई ने ड्रोन कॉकपिट खोला, तेजी से उसमें से कूदा और हल्की बारिश की आड़ में रिट्ज होटल की ओर गोता लगाया और चुपचाप बगल वाले लू पिनपिन की बालकनी में उतर गया। गू शियाओलिन ने जो काली आकृति देखी थी वह असल में यान फेई ही था। उसकी उतराई इतनी तेज थी कि गू शियाओलिन समय रहते उसे पकड़ नहीं पाए और वह लू पिनपिन के कमरे में कूद गया। लू पिनपिन, जो पहले से ही कमरे में सो रही थी, अब भी बहुत सतर्क थी और किसी की मौजूदगी का एहसास होते ही तुरंत जाग गई। जैसे ही वह जोर से चिल्लाने वाली थी, यान फेई ने अपनी पहचान बता दी, जिससे लू पिनपिन चीख नहीं पाए। तभी गू शियाओलिन ने बाहर से लू पिनपिन का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। यान फेई ने जल्दी से लू पिनपिन को कुछ निर्देश दिए और हालांकि उसे समझ नहीं आया कि यह स्थिति क्यों हो रही है, उसने तुरंत इसके निहितार्थ समझ लिए और दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। इसी बीच यान फेई बाथरूम में भागा, अपने कपड़े उतारे और नहाने लगा। यान फेई उस शाम कई जबरदस्त लड़ाइयों से गुजरा था और उसके कपड़े खून से सने हुए थे, इसलिए उसे धोना जरूरी था, वरना उसकी पहचान हो जाती। अब इन साफ सबूतों को मिटाने का सही मौका था। जब सही समय लगा, यान फेई ने गू शियाओलान और जुगे लियुन को अपना अस्तित्व साबित करने के लिए स्वेच्छा से बाथरूम से बाहर कदम रखा। फिर गू शियाओलान ने यान फेई की परीक्षा लेने के लिए लड़खड़ाने का नाटक किया और यान फेई को तुरंत उसकी मंशा समझ आ गई। हालांकि उसने ध्यान न देने का नाटक किया और गू शियाओलान को अपने सीने के घाव को देखने दिया, जो पहले ही ठीक हो चुका था, और उसे अपनी शारीरिक स्थिति की जांच करने दी। यान फेई में कुछ भी असामान्य न पाकर गू शियाओलान ने आखिरकार हार मान ली और जुगे लियुन के साथ उनकी कार में बैठकर चली गई। लू पिनपिन को तब एहसास हुआ कि कुछ ही देर पहले यान फेई की स्थिति कितनी खतरनाक थी। उसने उत्सुकता से पूछा, आप कहते हैं कि जुगे लियुन चीन के प्रसिद्ध जासूस हैं, फिर भी पूरे घटनाक्रम के दौरान उन्होंने मुश्किल से ही कुछ कहा, अपनी जासूसी क्षमता का जरा भी एहसास नहीं हुआ। सारी बातें और पूछताछ गू शियाओलान ने ही की थी। आखिर हुआ क्या है? यान फेई ने व्यंग्य करते हुए कहा, विश्वविद्यालय के दिनों में हम चीन के जीनियस क्लास में थे।
हम दो साधारण लोगों के अलावा बाकी सभी जीनियस थे, सच्चे जीनियस, जिनमें ज़ुगे लियुन भी शामिल थे। लेकिन अभी अभी मैंने जो देखा उससे ज़ुगे लियुन के कदम लड़खड़ा रहे थे। उनका मनोबल कमजोर था, उनका शरीर कमजोर था, बीमारियों से ग्रस्त था, और उन्होंने विश्वविद्यालय में जो जीनियस क्षमता हासिल की थी उसे खो दिया है। वह हूबहू झोंगयों की दया की तरह हैं। उनकी वर्तमान ताकत के साथ 60 साल से ज्यादा जीना मुश्किल होगा। अपराधियों को पकड़ने की क्षमता तो दूर की बात है। इसलिए मुझे यकीन है कि चीन के प्रसिद्ध जासूस के रूप में उनकी उपाधि पर्दे के पीछे किसी उच्च शक्ति द्वारा समर्थित है, और उनके पीछे खड़ा वह व्यक्ति गू शियाओलान होना चाहिए। गू शियाओलान ही असली 4 प्रमुख जासूस हैं। तभी लू पिनपिन को समझ आया कि ज़ुगे लियुन इतना कम क्यों बोलती थी। उसने कहा, विश्वविद्यालय में अपने परिवार की गरीबी के कारण गू शियाओलन बहुत अंतर्मुखी थी और बोलने में हिचकिचाती थी। वह कक्षा में भी कुछ खास नहीं थी, और यह अप्रत्याशित है कि अब उसके पास 4 प्रमुख जासूसों में से एक जैसी ताकत है। यान फेई ने सहमति जताते हुए कहा, गू शियाओलन हमारे विश्वविद्यालय के वर्षों के दौरान वाकई बहुत अंतर्मुखी थी, खासकर दूसरों से बातचीत करना उसे नापसंद था। इस हद तक कि कोई भी समझ नहीं पाता था कि उसकी प्रतिभा किस दिशा में जा रही है। यह विश्वास से परे है कि उसे देखे बिना कुछ ही सालों में उसमें इतना बड़ा बदलाव आ गया है। कुछ बातें ऐसी थीं जो यान फेई ने लू पिनपिन को नहीं बताईं। उसने अभी अभी गू शियाओलन के साथ थोड़ा सा शारीरिक संपर्क किया था और उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी अथाह खाई को छू लिया हो, यहाँ तक कि उसके दिल में एक सिहरन भी हुई। ये सिहरन बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसे सीन नदी पर निशानेबाजी के दौरान महसूस हुई थी। इसलिए यान फेई को यकीन था कि उसके सामने खड़ी गू शियाओलन वही महास्नाइपर थी जो आसानी से बख्तरबंद आदमियों को मार सकती थी और जिसने उसे भी लगभग मार ही डाला था, मानो किसी बंदूक देवता की तरह। यान फेई पहले भी ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञों से मिल चुका था और उसने इन विशेषज्ञों में जादुई शक्ति की खोज की थी, जिससे उन्हें हर तरह की अकल्पनीय क्षमताएं प्राप्त हुई। हालांकि जब उसका सामना इन ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञों से हुआ तो उसे अपनी आत्मा में कभी कंपन महसूस नहीं हुआ। फिर भी गू शियाओलन की उपस्थिति में ये गहरी कांपती हुई अनुभूति उभरी। आखिर हो क्या रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि गू शियाओलन ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो? यान फेई को अच्छी तरह याद था कि गू शियाओलन लगभग उसकी ही उम्र की थी। इसके अलावा स्नातक होने पर वह बिल्कुल साधारण लगती थी, शायद उससे भी कम काबिल। उसने अपना विशाल ड्रोन अवतार भाग्य से प्राप्त किया था और अपनी वर्तमान शक्ति प्राप्त करने के लिए अनगिनत परीक्षणों से गुजरा था। गू शियाओलन इतने कम समय में इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? स्नातक होने के बाद के वर्षों में उसने वास्तव में क्या अनुभव किया था? या फिर उसकी असली प्रतिभा सामने आने लगी थी? यान फेई के विचारों से अनजान लू पिनपिन ने भावुक होकर कहा, यह अविश्वसनीय है। ज़ुगे लियुन, जो कभी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, अब नश्वर हो गया है, जबकि गू शियाओलन, जो पहले एक अंतःप्रिय थी, एक उज्ज्वल और शक्तिशाली सुंदरी में बदल गई है। गू शियाओलन ने ज़ुगे लियुन के साथ अपने दिन बिताए थे और अभी अभी बताया कि वह उसका प्रेमी है। वे जरूर एक साथ हो गए होंगे, है ना? यान फेई ने याद करते हुए कहा, विश्वविद्यालय में ज़ुगे लियुन बहुत अमीर थे, इसलिए वे अक्सर हमारी कक्षा में दिखावा करते थे। वे कक्षा की सभी गतिविधियों का खर्च बड़ी उत्सुकता से उठाते थे और अक्सर ग्रैंड होटलों में सभी का स्वागत करते थे, यहाँ तक कि हमें उनके साथ अशिष्ट व्यवहार न करने के लिए कहते थे और किसी भी खर्च की भरपाई करने की पेशकश भी करते थे। हालांकि इस व्यवहार से ज़ुगे लियुन का अहंकार शांत होता था, लेकिन दूसरे लोग उनकी कद्र नहीं करते थे। केवल गू शियाओलन, जो एक गरीब परिवार से थी, को ही व्यावहारिक लाभ मिला, इसलिए वह ज़ुगे लियुन की तहे दिल से आभारी होगी और शायद उन्हें पसंद भी करने लगी होगी। शायद यही वजह है कि बाद में गू शियाओलन ज़ुगे लियुन के साथ एक गुप्त संगठन में शामिल हो गईं। ये बहुत संभव है कि गू शियाओलन और ज़ुगे लियुन आखिरकार एक हो गए हों। लू पिनपिन ने आह भरी, मुझे उम्मीद है कि गू शियाओलन अपनी खुशी खुद पा लेगी। जब हम पढ़ाई करते थे तो मुझे वह वाकई बहुत पसंद थी। शाम की घटनाओं पर चर्चा करने के बाद यान फेई ने अपने उतारे हुए कपड़ों से एक छोटी नोटबुक निकालने का नाटक किया, उसे लू पिनपिन को दिया और कहा, पिनपिन, हमारी विध्वंसक टीम ने हत्यारे संप्रदाय पर कब्जा करने के दौरान हत्यारे संप्रदाय के मुख्यालय में कई बैंक खाते प्राप्त किए और हमें इन खातों में कई बड़ी रकमें मिली। इसलिए हमने उन खातों से ये बड़ी रकमें स्थानांतरित कर दी। मैंने अपने लिए 110 अरब अमेरिकी डॉलर ले लिए और यह पैसा अब स्विस बैंक में मेरे गुप्त खाते में है। हालांकि ये पैसा गंदा पैसा है, मैं इसे सफेद करने से पहले इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता।
अब मैं इसे आपको सौंप रहा हूं ताकि आप देख सके कि क्या आप इसे सफेद कर सकते हैं। लू पिनपिन ने नोटबुक ली, कुछ अचंभित होते हुए, और कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने उस दक्षिण कोरियाई के खिलाफ 3 अरब अमेरिकी डॉलर दांव पर लगाने की हिम्मत की। पता चला कि तुमने बहुत बड़ी दौलत बना ली है। तुम्हारे हाथ में इतना बड़ा खजाना है। यान फेई ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हें इस पैसे को सफेद करने का भरोसा है? उसके प्रश्न का उत्तर दिए बिना लू पिनपिन ने अचानक पूछा, फेई, यदि आपको उस दक्षिण कोरियाई से लड़ना पड़े तो किसके जीतने की संभावना अधिक होगी? यान फेई ने कहा, आपके पास मुझ पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। मैं उस दक्षिण कोरियाई को आसानी से हरा सकता हूं। लू पिनपिन ने जवाब दिया, तो फिर तुम्हें मुझ पर भी शक नहीं करना चाहिए। मेरे पास जरूर सारे काले धन को सफेद करने की क्षमता है, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। यान फेई ने उत्तर दिया, बहुत बढ़िया। आप जो भी आदेश देंगे मैं आपको पूरा सहयोग दूंगा। अपने जरूरी काम निपटाने के बाद यान फेई को एहसास हुआ कि मौजूदा हालात में कुछ गड़बड़ है। रात गहरा चुकी थी और वे दोनों एक कमरे में अकेले थे। लू पिनपिन ने नाइटगाउन पहना हुआ था और आलसी और आकर्षक लग रही थी। पैर क्रॉस करके उसने अनजाने में ही अपना कामुक और परिपक्व शरीर उजागर कर दिया। दूसरी ओर यान फेई ने नहाने का तौलिया लपेटा हुआ था और उसका ऊपरी शरीर का ज्यादातर हिस्सा नंगा था। दोनों के एक दूसरे के सामने बैठने से माहौल कुछ हद तक मनमोहक हो गया था। यान फेई ने अचानक खांसते हुए कहा, पिन, मुझे आज रात के लिए माफ करना। मैंने अपना शक दूर करने के लिए तुम्हें बहाने की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने तुम्हारी बदनामी कर दी। लू पिन को भी स्थिति की नाजुकता का एहसास हुआ। उसने अपना सिर नीचे किया और धीरे से कहा, कोई बात नहीं, मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी। यान फेई ने कहा, अगर आपके प्रेमी को इस बारे में पता चला तो मैं उसे व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा। लू पिन ने जवाब दिया, चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि वह इतना तुच्छ नहीं होगा। यान फेई ने खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, तो अब मैं अपने कमरे में वापस जा रहा हूं। लू पिन को जवाब देने का मौका मिलने से पहले ही यान फेई पलटा और लू पिन की बालकनी से कूदकर अपने कमरे की बालकनी में जा गिरा। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए अगर यान फेई सिर्फ एक तौलिया पहनकर लू पिन के कमरे से बाहर निकल भी जाता तो भी कोई चालाकी से गलतफहमी दूर नहीं हो पाती। यान फेई को भागते हुए देखकर लू पिन कमरे में स्तब्ध सी बैठी रही। वह अपने घुटनों को पकड़े कंबल ओढ़े बिस्तर पर बैठी रही, निश्चल। उसके विचार रहस्यमय थे। अपने कमरे में वापस आकर यान फेई भी स्तब्ध सा अपने बिस्तर पर बैठा रहा। फिर वह बिस्तर पर गिर पड़ा और खुद को सोने के लिए मजबूर किया। अगली सुबह रात भर चला मौसम का वह बुरा हाल थम गया और पेरिस का मौसम साफ होने लगा। पिछली रात के नारकीय तूफान के बिल्कुल उलट पेरिस अब मानो नश्वर संसार में वापस आ गया हो। चेहरे पर धूप की किरणें सुखद सुकून दे रही थीं। बहरहाल चरम मौसम वाली एक रात के बाद पेरिस वीरान हो गया था। शहरी क्षेत्र में तेज हवाओं के कारण गिरे हुए पेड़ हर जगह बिखरे पड़े थे। नदी पर टूटे हुए तटबंध हर जगह थे। नालियों में समय पर निकासी न हो पाने वाला पानी हर जगह था। सुबह की खबरों से लेकर टीवी समाचारों ने पेरिस की आपदा के बाद के दृश्यों को लगातार प्रसारित किया, जिसने पूरे फ्रांस के लोगों के दिलों को झकझोर दिया। बीती रात ड्रोन ने जमीनी विमान रोधी तोपों और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से बचने के लिए पेरिस शहर में शरण ली और गगनचुंबी इमारतों का इस्तेमाल करके मिसाइलों को रोक दिया, जिसके कारण पेरिस शहर के कुछ ऊंची इमारतों पर अमेरिकी सेना द्वारा दागी गई मिसाइलें गिर गईं। हालांकि फ्रांसीसी टीवी समाचारों के अनुसार जलने के निशान वाली इन इमारतों में दुर्लभ बिजली गिरने के कारण आग लग गई थी। मुख्य बात यह थी कि पिछली रात सभी ने अभूतपूर्व भयावह तूफान देखे थे, इसलिए उन्होंने वास्तव में इस सरकारी कथन पर विश्वास कर लिया। freewebnovel.com। फिर भी ये आपदाएं उस खबर के सामने फीकी पड़ गईं जो जल्द ही सामने आए और जिसने फ्रांसीसी लोगों को झकझोर कर रख दिया। समाचार वाचकों के उदास भावों से सभी को पता चला कि लूवर संग्रहालय पर विपत्ति आ पड़ी है। पिछली रात लूवर के लंबे समय से रखरखाव के अभाव के कारण भूमिगत संरचनाएं ढह गईं और सीन नदी का पानी अंदर बहने लगा, जिससे संग्रहालय का एक बड़ा संग्रह बह गया। अब तक भी लूवर पूरी तरह से बाढ़ के पानी से मुक्त नहीं हो पाया था। प्रारंभिक विशेषज्ञ अनुमानों के अनुसार इस आपदा के परिणामस्वरूप लूवर संग्रहालय को भारी नुकसान हुआ। संग्रहालय के संग्रह में कुल 400,000 कलाकृतियां थीं, जिनमें से लगभग 200,000 कलाकृतियां नष्ट होने का अनुमान है, जिससे संग्रहालय की जीवंतता को भारी नुकसान पहुंचा है। अफवाह ये भी थी कि लूवर संग्रहालय की कुछ सबसे मूल्यवान उत्कृष्ट कृतियां भी नष्ट हो गईं।
इनमें से ज्यादातर चीजें बाढ़ में बह गईं। हालांकि कुछ चीजें बाढ़ के पानी के कम होने के बाद बरामद की जा सकीं, लेकिन ज्यादातर शायद हमेशा के लिए चली गईं। कुछ चीजें भीगने का सामना नहीं कर सकीं, इसलिए अगर उन्हें बरामद भी कर लिया जाता तो वे बर्बाद हो जाती, इसलिए फ्रांसीसी पक्ष को भारी नुकसान हुआ। लूवा के भारी नुकसान के मद्देनजर आकर्षक फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने टेलीविजन पर भाषण देना शुरू किया। उनके चेहरे पर गहरा दुख साफ झलक रहा था। अंत में उन्होंने फ्रांसीसी उद्यमियों से लूवा के पुनर्निर्माण में आर्थिक योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने दुनिया भर के निजी संग्रहकर्ताओं से भी अपने संग्रह से कलाकृतियां दान करने का आग्रह किया ताकि एक नया लूवा बनाया जा सके। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के भाषण के दौरान कल रात खराब मौसम के कारण हुई घटनाओं या उनके अपने अराजक आदेशों के गंभीर परिणामों का जरा भी जिक्र नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने इस मार्मिक क्षण का भरपूर इस्तेमाल अपनी उपस्थिति का प्रदर्शन करने और अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए किया। टेलीविजन पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति का प्रदर्शन देखकर यान फेई खुद को उपहास करने से नहीं रोक पाईं। हालांकि कल रात लूव्र संग्रहालय जलमग्न हो गया था, लेकिन बाढ़ का असर सिर्फ संग्रहालय की भूमिगत संरचनाओं पर पड़ा, जबकि ऊपरी संरचनाओं में रखी कलाकृतियां सुरक्षित रहीं। ज्यादातर संग्रह ऊपर रखा हुआ था, इसलिए अगर कल रात लूव्र संग्रहालय को भारी नुकसान भी हुआ होता तो भी यह भूमिगत कलाकृतियों का एक छोटा सा हिस्सा ही होता, कथित तौर पर नष्ट हुए 2 लाख कलाकृतियों के आसपास भी नहीं। टीवी समाचारों में ये दावा किया गया कि लूवर संग्रहालय ने 200,000 कलाकृतियां खो दी हैं। इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है, अंदर कोई व्यक्ति अपनी जेबें भर रहा था तथा बाढ़ की सही परिस्थिति का फायदा उठाकर लूवर से वस्तुएं चुरा रहा था, जो कि राष्ट्रीय आपदा के दौरान मुनाफाखोरी का स्पष्ट मामला है। यान फेई को अंदरूनी कहानी का पता था और इसलिए वह फ्रांसीसी सरकार के काम से घृणा करता था। लेकिन इन रहस्यों से अनजान फ्रांस के आम नागरिक बेहद दुखी थे और उन्होंने लूवर के पुनर्निर्माण के लिए स्वेच्छा से धन जुटाना शुरू कर दिया। कुछ निजी संग्रहकर्ताओं ने तो संग्रहालय के संग्रह को बढ़ाने के लिए स्वेच्छा से अपनी बहुमूल्य कलाकृतियां दान कर दी, ताकि लूवर को दुनिया के 4 प्रमुख संग्रहालयों में से एक का खिताब बरकरार रखा जा सके। इस बीच कुछ उत्सुक नागरिक सीन नदी के किनारे खोज कर रहे थे। इस उम्मीद फ्रांसीसी सरकार का प्रदर्शन देखकर यान फेई सोच में पड़ गईं। अगर फ्रांसीसी नागरिकों को पता होता कि उनकी सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की वजह से लूव्र संग्रहालय को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तो देश में पहले ही अराजकता फैल चुकी होती। लेकिन टेलीविजन पर फ्रांसीसी सरकार के प्रदर्शन के बाद उन्होंने तुरंत एक खराब स्थिति को अच्छी स्थिति में बदल दिया, संभावित रूप से अराजक स्थिति को पूरी तरह से उलट दिया और दुख के बीच जनता को सचेत रूप से अपने साथ खड़ा कर दिया, जिससे फ्रांसीसी लोगों की देशभक्ति की भावना जागृत हुई और फ्रांस की एकता मजबूत हुई। फ्रांसीसी टेलीविजन स्टेशन द्वारा प्रसारित समाचारों में विध्वंसक का कोई जिक्र नहीं था और पेरिस में तैनात अमेरिकी सेना या अन्य बलों की भी कोई खबर नहीं थी। कल रात हुए अभूतपूर्व और अभिनव युद्ध के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। फ्रांसीसी कार्रवाइयों ने अपनी अक्षमता को छिपाने का काम किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने यान फेई की मदद भी की। इसका मतलब था कि विध्वंसक पेरिस में कभी दिखाई ही नहीं दिया और उसके नुकसान का विध्वंसक से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए विध्वंसक जनता के विरोध का निशाना नहीं बनेगा। आज सुबह से ही पेरिस में अफरा तफरी मची हुई थी, जिससे सभी सामान्य व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हो रही थीं। इसलिए ड्रीम टेक्नोलॉजी के सभी कर्मचारियों ने रिट्स होटल के अंदर ही रहने का फैसला किया और बाहर जाने से मना कर दिया, क्योंकि अगर वे बाहर भी निकलते तो उनका स्वागत करने वाला कोई नहीं होता। freewebnovel.com। यान फेई और लू पिनपिन भी होटल के अंदर ही रहे और बाहर नहीं गए, इस बीच किसी से मिलने नहीं आए। लेकिन शाम के लगभग 8 बजे यान फेई के सामने एक अप्रत्याशित व्यक्ति प्रकट हुआ। वह यू शियाओझो था, जो चीन वापस आ गया था। ये जानने के बाद कि यान फेई ने दक्षिण कोरियाई ताइक्वांडो मास्टर की चुनौती स्वीकार कर ली है, चीन की विशेष ड्यूटी यूनिट के कर्मियों ने खतरे को भांप लिया और निर्णायक युद्ध रोकने के लिए यू शियाओझो को तुरंत फ्रांस भेज दिया। इसलिए जब यू शियाओझो यान फेई से मिली तो उसने उससे दक्षिण कोरियाई किम हयेम्यो के साथ निर्णायक युद्ध छोड़ने का आग्रह किया। उसने सोचा था कि यान फेई को धोखा दिया गया है और वह किम हयेम्यो के पराक्रम से अनजान है, इसलिए वह द्वंद्वयुद्ध के लिए राजी हो गया। इसलिए उसने यान फेई को किम हयेम्यो के बारे में ढेर सारी जानकारी दी। यू शियाओझो की जानकारी के अनुसार किम हयेम्यो असाधारण रूप से भयंकर था, यहाँ तक कि उसे दक्षिण कोरिया का नंबर 1 विशेषज्ञ भी माना जाता था। हालांकि किम हयेम्यो ताइक्वांडो का अभ्यास करता था, उसने इसे वास्तविक युद्ध में अनोखे ढंग से शामिल कर लिया था, जिससे इस मार्शल आर्ट, जो मूल रूप से प्रदर्शन के लिए बनाई गई थी, को एक घातक धार मिल गई थी।
इस अर्थ में किम हे म्योग को एक ग्रैंड मास्टर कहा जा सकता है। इसके अलावा किम हे म्योग कोई साधारण मार्शल कलाकार नहीं था, वह अंडरवर्ल्ड के अप्रतिबंधित फाइटिंग टूर्नामेंटों में गहराई से शामिल था, जहां उसने व्यापक युद्ध अनुभव प्राप्त किया था। जीतने के लिए उसे जिंदगी मौत के संघर्षों से गुजरना पड़ा था और उसके सामने दर्जनों जानें दांव पर थीं। अप्रतिबंधित फाइटिंग टूर्नामेंटों में दिखाई गई उसकी क्षमता को देखते हुए टूर्नामेंट आयोजन समिति की स्ट्रेंथ रैंकिंग में उसे लगातार दुनिया में 7वां स्थान मिला था। चीन के सबसे रहस्यमय विभाग होने के नाते चीन विशेष कर्तव्य इकाई के पास खुफिया सूत्रों का एक विशाल दायरा था और स्वाभाविक रूप से किम हे म्योग की असली ताकत का उन्हें अंदाजा था। वे यान फेई की ताकत के बारे में भी जानते थे, ये जानते हुए कि यान फेई चीन छोड़ते समय यांग बिल्डिंग में प्रकट हुआ था। उसने एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया था जिससे इमारत में कंपन और झुकाव हुआ था, इस हद तक कि अंदर मौजूद लोगों को लगा कि भूकंप आ रहा है और वे दहशत में चीखने चिल्लाने लगे। इसे एक मानक मानकर विशेष कर्तव्य समूह ने यान फेई की ताकत का आकलन किया, यह मानते हुए कि वह सहज क्षेत्र यानी एक सच्चे सहज विशेषज्ञ तक पहुंच गया है। हालांकि वे यान फेई की ताकत में तेजी से वृद्धि से हैरान थे, लेकिन उन्होंने सर्वसम्मति से यान फेई को किम हे म्योग के सामने बेबस माना। किम हे म्योग एक अनुभवी इनेट एक्सपर्ट थे, जिनके पास समृद्ध युद्ध अनुभव था और उन्होंने जीवन मृत्यु का सामना किया था। हालांकि यान फेई बहुत शक्तिशाली थे, फिर भी वे एक नए उन्नत इनेट एक्सपर्ट थे और उनमें किम हे म्योग के अनुभव की बहुत कमी थी। इसके अलावा यान फेई का युद्ध अनुभव सीमित था और उन्होंने कभी जीवन मृत्यु का सामना नहीं किया था, इसलिए वे निश्चित रूप से किम हे म्योग के मुकाबले के नहीं थे। यान फेई की सुरक्षा के लिए यू शियाओजू को विशेष रूप से पेरिस भेजा गया था ताकि यान फेई और किम हे म्योग के बीच द्वंद्व युद्ध को रोका जा सके। चीन विशेष कर्तव्य इकाई की खुफिया जानकारी की व्यापकता को जानते हुए यान फेई ने यू शियाओजू से एक सवाल पूछा, क्या किम हे म्योग एक ईश्वर स्तर का विशेषज्ञ था? हालांकि यू शियाओजू को ये जानने की उत्सुकता थी कि यान फेई को ईश्वर स्तर के विशेषज्ञों के अस्तित्व के बारे में कैसे पता था। उसने ईमानदारी से उसे बताया कि किम हे म्योग दुर्जय होने के बावजूद ईश्वर स्तर का विशेषज्ञ नहीं था और उनकी जानकारी के अनुसार वह अभी भी जन्मजात शिखर से थोड़ा पीछे था। यान फेई जानता था कि किम हे म्योग कोई ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ नहीं था, इसलिए उसे और भी कम डर लगा। लुवा में उसने एक कवचधारी पुरुष से युद्ध किया था जो इनेट पीक पर था और वहां काफी देर तक रुका रहा था, धीरे धीरे दिव्य लोक के रहस्यों की खोज कर रहा था और उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां थीं जो मानव जगत की नहीं थीं। हालांकि यान फेई से लड़ते समय कवचधारी पुरुष भी कोई लाभ नहीं उठा पाया। इसके अलावा आर्मर्ड मैन का युद्ध अनुभव भी बेहद समृद्ध था और संभावना थी कि उसने किम हे म्योग जितनी ही जाने ली होंगी या उससे भी ज्यादा। इसलिए किम हे म्योग की तुलना में आर्मर्ड मैन निश्चित रूप से ज्यादा शक्तिशाली था। यान फेई आर्मर्ड मैन के साथ बराबरी से लड़ने में सक्षम था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे किम हे म्योग से डर नहीं लगता था, जो कि इनेट पीक पर भी नहीं था। इस प्रकार यान फेई ने सबसे पहले देश की चिंता और देखभाल के लिए आभार व्यक्त किया। फिर उन्होंने यू शियाओजू द्वारा प्रदान की गई अप्रतिबंधित भूमिगत युद्ध प्रतियोगिता में किम हे म्योग के युद्ध के वीडियो स्वीकार किए और अंततः उन्होंने निर्णायक युद्ध को रद्द करने के यू शियाओजू के सुझाव को अस्वीकार कर दिया। उनका उद्देश्य चीनी कुंग फू के सम्मान की रक्षा और चीनी जनता की विश्वसनीयता को बनाए रखना था और इस बात पर जोर दिया कि चीनियों द्वारा कहे गए शब्दों का पालन किया जाना चाहिए और वे किम हे म्योग के विरुद्ध युद्ध जारी रखने के लिए दृढ़ थे। यान फेई के आवेशपूर्ण और उतावले व्यवहार को देखकर यू शियाओजू कुछ चिंतित हुई, क्योंकि वह उसकी सलाह नहीं मान रहा था। हालांकि उसकी जिद को देखते हुए वह लाचार होकर वहां से चली गई। फिर यान फेई की वर्तमान स्थिति की सूचना घरेलू अधिकारियों को दी और चीन के भीतर से आने वाले नवीनतम निर्देशों का इंतजार किया। यान फेई ने चीन की विशेष ड्यूटी यूनिट को कुछ हद तक कम करके आंका था, लेकिन सीरिया में हुई मुठभेड़ के बाद जहां उसे डुआन हुनरिए ने बचाया था, जो एक ईश्वर स्तर का विशेषज्ञ निकला, उसने विशेष ड्यूटी यूनिट को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। यू शियाओजू द्वारा उसे चेतावनी देने के लिए की गई विशेष यात्रा ने यह भी सुनिश्चित कर दिया कि किम हे म्योग कोई ईश्वर स्तर का विशेषज्ञ नहीं था, इसलिए उसने किम हे म्योग की ताकत पर ध्यान दिया। फिर उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में और जानने के लिए होटल के कंप्यूटर पर किम हे म्योग के फाइटिंग वीडियो देखना शुरू कर दिया। ये खूनी भूमिगत लड़ाई के वीडियो गोपनीय जानकारी थे जिन्हें दुनिया भर की सरकारों ने प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए ये सामान्य इंटरनेट पर नहीं मिल सकते थे और यान फेई ने इन्हें पहली बार देखा था। इन वीडियो के जरिए वो समझ पाएगा कि किम हे म्योग वाकई कितना शक्तिशाली था,
जो चीन की विशेष ड्यूटी यूनिट द्वारा दी गई महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी के बराबर था। इन युद्ध वीडियो में यान फेई ने अप्रतिबंधित भूमिगत युद्ध प्रतियोगिता की खूनी सीमा देखी और किम हये-म्योग की ताकत को प्रत्यक्ष रूप से देखा। वास्तव में किम हये-म्योग बहुत ही दुर्जेय था। उसने उन्नत ताइक्वांडो की शक्ति का भरपूर प्रदर्शन किया और उसने हर लड़ाई जीती, हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वी को परास्त किया। गिनती करने के बाद यान फेई ने पाया कि हर बार जब किम हये-म्योग किसी से लड़ता था तो लड़ाई आमतौर पर 30 सेकंड से ज्यादा नहीं चलती थी। उसके बाद वह अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से परास्त कर देता था और उनकी हार के बाद किम हये-म्योग ने सभी को मौके पर ही मार डाला, जिससे पता चलता है कि वह बेहद क्रूर था। इसके अलावा यान फेई ने देखा कि किम हये-म्योग लड़ाई में अपनी पूरी ताकत नहीं लगाता था, बल्कि खुद को रोक लेता था। ऐसा लग रहा था कि किम हये-म्योग कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अपनी ताकत छिपाकर वह शायद विश्व लीडरबोर्ड पर कुछ रैंक ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने जो ताकत बचाकर रखी थी वह शायद उसके लिए तुरुप का इक्का थी जब वह उच्च रैंक वाले विरोधियों का सामना करता था। आधी रात तक यान फेई ने ये वीडियो देखना बंद नहीं किया था और किम हये-म्योग की ताकत को अच्छी तरह समझ लिया था। फिर उसने जिम्हाई ली, आराम महसूस किया और चैन की नींद सोने लगा। एक दिन आराम करने के बाद यान फी की चोटें लगभग ठीक हो गई थीं। अब आधी रात के 12 बज रहे थे और ड्रोन डेटा रिकवरी के दौरान उभरी रहस्यमयी शक्ति की मदद से उसकी चोटें पूरी तरह ठीक हो गई थीं। इसलिए उसकी ताकत अब अपने चरम पर थी और उसे किसी भी गैर देवी स्तर के विशेषज्ञ विरोधी को हराने का पूरा भरोसा था। खासकर किम हये-म्योग ने उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। तीसरे दिन पेरिस में अराजकता धीरे धीरे कम हुई। सीन नदी का बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा और पेरिस के मुख्य शहर में विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियां एक के बाद एक फिर से शुरू हो गईं। केवल पेरिस का प्रतीक लूव्र संग्रहालय मरम्मत के लिए बंद रहा और यह अनिश्चित था कि यह जनता के लिए कब खुलेगा। चरम मौसम के कारण उत्पन्न इस भीषण अफरा तफरी ने पेरिस पुलिस स्टेशन के कामकाज को भी प्रभावित किया। पहले से तय समय के अनुसार ड्रीम टेक्नोलॉजी से पीड़ितों के परिजनों को आज जीन तुलना के परिणाम प्राप्त होने थे और फिर शवों को लेने की प्रक्रिया पूरी करनी थी। हालांकि पूरे पेरिस में फैली अफरा तफरी के कारण जीन तुलना के परिणाम प्राप्त करने की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया और अब ये परिणाम कल तक उपलब्ध हो सकते हैं। इस अप्रत्याशित स्थिति का सामना करते हुए हर कोई कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। लेकिन विदेशों में तो ऐसा ही होता है, वे किसी व्यक्ति या आयोजन के लिए ओवरटाइम नहीं करते, वे बस अपना काम पूरा करने के लिए अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं। इसलिए हालांकि सभी चिंतित थे, उनके पास इंतजार जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दोपहर में पत्रकारों का एक बड़ा समूह यान फेई को ढूंढते हुए रिट्स होटल की ओर दौड़ा। पता चला कि दक्षिण कोरिया के ताइक्वांडो वर्ल्ड प्रमोशन लीग के होंग युवानटिंग वहां दस्तक देने आए थे और ये पत्रकार उनके आमंत्रित अतिथि थे। उनके साथ मोनाको के मोटे कार्लो कैसीनो के संचालन प्रबंधक, कई वरिष्ठ वकील और पेरिस के कानूनी संस्थानों के नोटरी भी थे। दक्षिण कोरिया के ताइक्वांडो विश्व प्रचार संघ को डर था कि यान फेई ने चुनौती पत्र पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, लेकिन उस पत्र का कोई खास कानूनी आधार नहीं था। इसलिए जैसे ही पेरिस में सामान्य व्यवस्था बहाल होने लगी, होंग युवानटिंग पत्रकारों के साथ यान फेई से मिलने गए और इन पत्रकारों और कानूनी पेशेवरों की मौजूदगी में चीनी कुंग फू और दक्षिण कोरियाई ताइक्वांडो के बीच दुनिया को चौंका देने वाले मुकाबले को पक्का कर दिया। होंग युवानटिंग ने मोटे कार्लो कैसीनो से ऑपरेशन मैनेजर को इसलिए बुलाया था ताकि इस टकराव की बारीकियों को अंतिम रूप दिया जा सके, खासकर दोनों पक्षों के लिए $3 अरब की जुआ निधि को मोटे कार्लो द्वारा पहले से स्थापित एक सार्वजनिक खाते में स्थानांतरित करने की शर्त। $3 अरब की निधि स्थानांतरित हो जाने के बाद कोरियाई पक्ष को यान फेई के सौदे से पीछे हटने का डर नहीं रहेगा। चुनौती देने वाली किम हये-म्योग नहीं आई और यान फेई ने भी इन लोगों से मुलाकात नहीं की। इसके बजाय उन्होंने लू पिनपिन को सारा मामला संभालने का जिम्मा सौंप दिया। यान फेई की जीत के आश्वासन के साथ लू पिनपिन ने बहादुरी से इस मामले को अपने हाथ में ले लिया और अपने साथ आए वकीलों से दूसरे पक्ष द्वारा दिए गए युद्ध समझौते की जांच करवाई। तब वकीलों को समझौते में एक खंड मिला, इस चुनौती में जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं की जाती। freewebnovel.com। जब लू पिनपिन को पहली बार यह धारा मिली तो वह थोड़ी चिंतित हुई। हालांकि अपने कमरे में यान फेई से सलाह लेने के बाद उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कोरियाई प्रतिनिधि होंग युवानटिंग को हैरान करते हुए उनकी ओर से समझौते पर तुरंत हस्ताक्षर कर दिए। क्या यान फेई अरबपति नहीं थे? क्या उन्हें जीने में मजा नहीं आता था? वह मौत से कैसे निडर हो सकते थे? जिंदगी मौत के समझौते पर हस्ताक्षर करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे?
सोचिए कि किम हयेम्योग एक निर्दयी राक्षस था जो अपने विरोधियों को मारते समय पलक तक नहीं झपकाता था, हर मुकाबले में उनकी मौत सुनिश्चित करता था। भले ही यान फेई बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसे जीवन मरण के द्वंद्व का अनुभव जरूर नहीं था, इसलिए यान फेई को मारना किम हयेम्योग के लिए हाथ हिलाने जितना आसान होता। तो यान फेई इस बारे में इतना सीधा क्यों था? क्या इसलिए कि यान फेई में खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता नहीं थी और इसलिए उसे यह अंदाजा नहीं था कि जिन शाओमिंग कितना दुर्जय है, जिसकी वजह से यह गलती हुई? खैर, यह एक अच्छी गलती थी। दोनों पक्षों के हस्ताक्षर के साथ समझौता हो चुका था और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। एक बार जब मंच पर किम हयेम्योग का सामना हुआ तो यान फेई के लिए पछताने में बहुत देर हो चुकी होगी। दोनों पक्षों के हस्ताक्षर और पुष्टि के बाद नोटरी के प्रमाणीकरण के साथ समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया। फिर हॉन ह्यूवानटिंग ने कोरियाई पक्ष को निर्दिष्ट मार्जिन खाते में $3 अरब स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। यान फेई के छोटे सोने के भंडार तक पहुंच के साथ लू पिंगपिंग आश्वस्त हो गए और उन्होंने तुरंत उतनी ही उदारता से मार्जिन खाते में $3 अरब के बराबर राशि स्थानांतरित कर दी। उसी क्षण से चीनी कुंग फू और दक्षिण कोरियाई ताइक्वांडो के बीच मुकाबला आधिकारिक तौर पर तय हो गया। सब कुछ तैयार था, बस पूर्वाई हवा की कमी थी। अब कोई पीछे नहीं हट सकता था। कोरियाई पक्ष द्वारा जोरदार प्रचार के साथ ये खबर कि चीनी कुंग फू के प्रतिनिधि यान फेई और दक्षिण कोरियाई ताइक्वांडो के प्रतिनिधि किम हयेम्योग ने जीवन मरण की लड़ाई के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, दुनिया भर में तेजी से फैल गई और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। इस मामले में पीछे न रहते हुए इस मुकाबले के आयोजन स्थल मोनाको के मोंटे कार्लो कैसीनो ने भी इस आयोजन का जोरदार प्रचार शुरू कर दिया। उन्होंने इस मुकाबले के लिए प्रायोजकों की तलाश भी शुरू कर दी और दुनिया भर के टेलीविजन स्टेशनों को प्रसारण अधिकार भी बेचने शुरू कर दिए। शुरुआत में इस लड़ाई का ज्यादा समाचार मूल्य नहीं था क्योंकि यह सिर्फ दो पूर्वी देशों की मार्शल आर्ट के बीच एक मुकाबला था और दावेदार विश्व प्रसिद्ध मार्शल आर्ट विशेषज्ञ नहीं थे, इसलिए पश्चिमी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने की संभावना कम थी। हालांकि ये मुकाबला तेजी से दुनिया भर में फैल गया और व्यापक रूप से जाना जाने लगा क्योंकि दांव $6 अरब तक पहुंच गया, जो इतिहास में अभूतपूर्व था और स्वाभाविक रूप से सभी का ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा यान फेई चीन का एक नया अरबपति था और किम हयेम्योग अंडरवर्ल्ड का एक शातिर विशेषज्ञ था और उनके मुकाबले ने जीवन मरण के द्वंद्व का रूप ले लिया। इसने कई लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा दिया, जो समझ नहीं पा रहे थे कि यान फेई मौत के लिए इतना जोखिम क्यों उठाएगा। यही कारण थे कि यान फेई और जिन शियाओमिंग के बीच मुकाबले ने समाचारों में भारी महत्व दिया और जनता की व्यापक रुचि को आकर्षित किया। अंतिम मुकाबले के लिए दोनों दावेदारों के बीच ताकत की तुलना का विश्लेषण करने के बाद मोंटे कार्लो कैसीनो ने इस मुकाबले के लिए एक सट्टेबाजी पूल भी खोल दिया, जिससे लोग पक्ष चुन सके और दांव लगा सके। हालांकि लगभग सभी का मानना था कि यान फेई किम हयेम्योग से कहीं ज्यादा बेहतर था और यान फेई को इस मुकाबले में बहुत मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। नतीजतन यान फेई के लिए ऑड्स 1 से 2 हो गए, जबकि किम हयेम्योग के लिए ऑड्स केवल 1 से 1.2 थे। चौथे दिन लू पिंगपिंग को अचानक कई कॉल आए। ये कॉल उन एजेंटों के थे जिन्हें परसों पेरिस में होने वाले ड्रीम टेक्नोलॉजी वर्ल्ड एजेंट्स कांग्रेस में शामिल होना था। एक के बाद एक सभी एजेंटों ने सम्मेलन में शामिल होने का अपना फैसला रद्द कर दिया और ऐसा करने का कोई कारण भी नहीं बताया। जब यान फेई को ये पता चला तो वह मन ही मन खींच उठा। इनमें से ज्यादातर एजेंट्स ने उसके और किम हयेम्योग के बीच हुए हाई प्रोफाइल मुकाबले और $3 अरब के दांव को देखा था और सोचा था कि वह जल्दबाजी में है और प्राथमिकताएं तय नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसके साथ सहयोग करने का उनका भरोसा डगमगा गया था। उन्होंने बस मीटिंग में शामिल न होने का फैसला किया। उनकी नज़र में बहुत मुमकिन था कि वह रिंग से जिंदा बाहर न निकल पाए और इस मीटिंग में हिस्सा लेना बेकार था। इसीलिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस से नाम वापस ले लिया। हालांकि उन्हें जल्द ही इसका पछतावा होगा क्योंकि उन्होंने आज इस मीटिंग को अस्वीकार कर दिया था और भविष्य में उनके लिए इसमें शामिल होना नामुमकिन होगा। हालांकि ये एजेंट अब सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे थे, फिर भी कई एजेंट सम्मेलन में भाग लेने के इच्छुक थे। इन कुछ लोगों के जाने से ड्रीम टेक्नोलॉजी के वैश्विक व्यावसायिक संचालन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोपहर में रोनटेन ट्रेडिंग ग्रुप के वू दाओदे वू जीचाओ के साथ यान फेई से मिलने आए। कुछ देर हल्की फुल्की बातचीत करने के बाद उन्होंने यान फेई से इस टकराव पर उनके विचार जानने की कोशिश की। यान फेई को पता था कि वे क्या कहना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनसे साफ साफ कहा कि अगर उन्हें उन पर भरोसा है तो वे उनकी जीत पर और भी ज्यादा दांव लगा सकते हैं। वो दाऊदे हालांकि संशय में थे, फिर भी उन्होंने अपना मन बना लिया।
फिर उन्होंने यान फेई को अपनी संपत्ति पर आमंत्रित किया और यान फेई के स्वागत में रात्रिभोज की मेजबानी करने की इच्छा व्यक्त की। स्पष्ट रूप से वू दाऊदे ने यान फेई का समर्थन करने का फैसला किया था, ये शर्त लगाते हुए कि वह मुकाबला जीतेगा। हालांकि यान फेई ने वू दाऊदे के सभी प्रस्तावों को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उन्हें कल किम ये म्यो के साथ होने वाले मुकाबले की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना है और वे ध्यान भटकाने का जोखिम नहीं उठा सकते। कोई विकल्प न होने पर वू दाऊदे को वहां से जाना पड़ा। इसके बाद यान फेई और उनकी टीम को आखिरकार पेरिस पुलिस स्टेशन से एक कॉल आया, जिसमें बताया गया कि सभी पीड़ितों के डीएनए तुलना के नतीजे तैयार हैं और उन्हें संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आना चाहिए। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर एक नाटकीय दृश्य सामने आया। आनुवंशिक तुलना से परिवार के सभी सदस्यों का पीड़ितों से मिलान हुआ, जिससे उन्हें शवों पर दावा करने का मौका मिला। हालांकि एक अप्रत्याशित खोज हुई। जिस व्यक्ति ने अपना डीएनए उपलब्ध कराया था, उसके जीन उसके कथित बेटे से मेल नहीं खा रहे थे, यानी वह बच्चा उसका बेटा नहीं था। दूसरी ओर एक और डीएनए तुलना से पुष्टि हुई कि बच्चा वास्तव में मां का ही था। freewebnovel.com। इस नाटकीय खुलासे से बच्ची के पिता बेहद नाराज और दुखी हो गए। उनकी बच्ची की मां से तीखी बहस हुई और दूसरों के समझाने बुझाने के प्रयास भी बेकार गए। झगड़े के बीच बच्ची की मां ने यह बात उगल दी कि बच्ची असल में पड़ोसी का लड़का है, जिससे बच्ची का कथित पिता वहीं बेहोश हो गया और उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। ऐसा नाटकीय दृश्य देखकर सभी का मन भारी हो गया। उन्होंने जल्दी से शवों को लेने की प्रक्रिया पूरी की, उन्हें अंतिम संस्कार के लिए उपनगरीय शमशान भट्टी पर ले गए और अपने रिश्तेदारों की अस्थियां प्राप्त की। अपने प्रियजनों की अस्थियां लेकर वे होटल लौट आए। दुखी होकर उन्होंने बाहर न जाने का फैसला किया और अपने बच्चों के साथ होटल में ही रहे। रात भर कोई बातचीत न होने पर 5वां दिन आ गया, यान फेई और किम हाये म्यो के बीच आधिकारिक मुकाबले का दिन। वू दाऊदे से सलाह मशविरा करने के बाद लू पिनपिन ने यान फेई के मोनाको जाने का कार्यक्रम पहले ही तय कर लिया था। मोनाको फ्रांस के दक्षिण में एक छोटी सी रियासत है जो पेरिस से 689 किलोमीटर दूर है और मोनाको में कोई हवाई अड्डा नहीं है। मोनाको जाने के लिए यान फेई को पेरिस से नीस के लिए उड़ान भरनी पड़ी और फिर नीस से मोनाको पहुंचने के लिए उन्हें परिवहन का कोई दूसरा साधन बदलना पड़ा। यान फेई और किम हाये म्यो के बीच मुकाबला स्थानीय समयानुसार रात 8 बजे निर्धारित था, इसलिए यान फेई को दोपहर में पेरिस से प्रस्थान करना पड़ा और नीस होते हुए मोनाको पहुंचना पड़ा। दोपहर में दोपहर का भोजन करने के बाद यान फेई पेरिस के चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए और फिर वू दाऊदे की चार्टर फ्लाइट से नीस हवाई अड्डे पहुंचे। मोनाको की यात्रा के लिए यान फेई के दल में इस बार काफी कम लोग थे, सिर्फ यान फेई और लू पिनपिन उनके निजी वकील के साथ। हालांकि वू दाऊदे और वू जीचाओ ने ऐसे व्यवहार किया जैसे वे पुराने दोस्त हों और चीनी कुंग फू की भव्यता देखने के लिए उत्सुक होकर यान फेई के साथ मोनाको पहुंच गए। वू दाऊदे के चार्टर विमान से हमारी उड़ान बहुत ही सुचारू रही और हम दक्षिण फ्रांस के नीस हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे में पहुंच गए। उस समय तक दोपहर के 2:30 बजे बज चुके थे। नीस मोनाको के बहुत करीब था और दोनों के बीच की दूरी लगभग 40 किलोमीटर थी। आमतौर पर नीस हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद मोनाको जाने के 2 रास्ते होते हैं। पहला तरीका था हेलीकॉप्टर से सीधे मोनाको पहुंचना, जिससे पूरी उड़ान में सिर्फ 7 मिनट लगते। दूसरा तरीका था हाईवे पर बस लेना, जिससे पूरी यात्रा में 30 मिनट लगते। हालांकि परिवहन का कोई भी साधन चुना जाए, नीस से मोनाको तक का सफर बहुत कम समय लेता। मोनाको एक विश्व प्रसिद्ध जुआ शहर है और वहां जुआ खेलने और जुआ खेलने के लिए बहुत से लोग आते थे। जब यान फेई और उनका समूह हेलीकॉप्टर बोर्डिंग क्षेत्र में पहुंचा तो उन्हें पता चला कि उन्हें वास्तव में कतार में लगना होगा। उनके सामने पहले से ही एक लंबी कतार लगी हुई थी। वू दाऊदे के अनुमान के अनुसार हेलीकॉप्टर में चढ़ने तक दोपहर के लगभग 3:30 बज चुके होंगे। यान फेई इतनी देर तक इंतजार कर सकता था, इसलिए वह लू पिनपिन, वू दाऊदे और अपने बेटे के साथ हवाई अड्डे पर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। हालांकि जब आखिरकार 3:30 बज गए और उनके आगे कुछ ही यात्री बचे थे, तो वहां एक अप्रत्याशित स्थिति पैदा हो गई। एक बड़े समूह ने अचानक अपने कर्मचारियों को मोनाको ले जाने के लिए सभी हेलीकॉप्टर किराए पर ले लिए। इसलिए अब से रात 10 बजे तक नीस हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर सार्वजनिक सेवा के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के बारे में जानकर वहां इंतजार कर रहे यान फेई समेत बाकी ग्राहक नाराज हो गए। हालांकि जब उन्हें पता चला कि यह कंसोर्टियम हेलीकॉप्टर परिवहन कंपनी के प्रमुख शेयरधारकों में से एक है और वे अपनी सेवा में आई खराबी की भरपाई के लिए 3 गुना मुआवजा दे रहे हैं,
तो शिकायत करने वाले ग्राहक वहां से चले गए और मोनाको की अपनी यात्रा जारी रखने के लिए बस से जाने लगे। आखिरकार बस से जाने का मतलब हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने की तुलना में लगभग 20 मिनट ज्यादा खर्च करना ही था। इस अचानक उत्पन्न हुई स्थिति को देखकर यान फेई और लू पिनपिन ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में सतर्कता के भाव उभर आए। लू पिनपिन ने पहले ही वू दाओदे से उनकी राय ले ली थी और मोनाको की यात्रा के अपने कई वर्षों के अनुभव के आधार पर वे किसी भी तरह से यात्रा करके दोपहर 4 बजे तक मोनाको पहुंच ही जाएंगे, बशर्ते वे पेरिस से दोपहर के आसपास प्रस्थान करें और नीस में अपनी गाड़ी बदल लें। फिर लू पिनपिन ने ऐसा कार्यक्रम तय किया कि वे 4 बजे तक मोनाको के मोटे कार्लो कसीनो पहुंच जाएं। इस तरह यान फेई को अपनी स्थिति को संभालने और शाम को होने वाली निर्णायक लड़ाई जीतने की अपनी संभावनाएं बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। किसने सोचा होगा कि अचानक सारे हेलीकॉप्टर किराए पर ले लिए जाएंगे, जिससे उन्हें मोनाको जाने के लिए बस लेनी पड़ेगी। समूह हवाई अड्डे से बाहर निकला तो देखा कि आज बसें खचाखच भरी हुई थीं और यात्रियों की लंबी कतार लगी हुई थी। हालात को देखते हुए लग रहा था कि बस में चढ़ने का मतलब 1 घंटा और इंतजार करना होगा। वू दाओदे ने फोन करना शुरू किया और रोनटेन ट्रेड ग्रुप की नीस शाखा से 2 व्यावसायिक गाड़ियां मंगवाईं। फिर सभी लोग गाड़ियों में सवार हो गए, जो हाईवे से जुड़कर 40 किलोमीटर दूर मोनाको की ओर चल पड़ी। लेकिन एक बार फिर एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई। कार के हाईवे पर आने के कुछ ही मिनट बाद वे एक बड़े ट्रैफिक जाम में फंस गए। आगे चल रहे ड्राइवरों ने एक कार दुर्घटना की सूचना दी, जिससे सड़क कुछ समय के लिए बंद हो गई और सभी लोग हाईवे पर धीरे धीरे इंतजार करने लगे। 1 घंटे बाद दुर्घटना स्थल को आखिरकार साफ कर दिया गया और वे आगे बढ़ गए। मुश्किल से 5 किलोमीटर आगे एक और टक्कर हुई और वे एक बार फिर हाईवे पर फंस गए। इस समय तक वू जीचाओ, जो आमतौर पर ज्यादा बारीकियों पर ध्यान नहीं देते थे, को भी एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा, बड़े भाई यान, मैं पहले भी कई बार मोनाको गया हूं, लेकिन मैंने कभी भी हेलीकॉप्टरों को किराए पर लेते, बसों में भीड़भाड़ और हाईवे पर लगातार दुर्घटनाओं का सामना नहीं किया। क्या आपको लगता है कि इस तोड़फोड़ के पीछे दक्षिण कोरियाई लोग हैं? यान फेई ने कहा, यह स्पष्ट नहीं है कि अभी क्या हो रहा है, लेकिन अगर मैं समय पर मोनाको के मोटे कार्लो कैसीनो तक नहीं पहुंच पाया, तो रेफरी द्वारा मुझे हार मान लिया जाएगा और मैं सीधे तौर पर यह निर्णायक लड़ाई हार जाऊंगा। अंतिम मुकाबले के लिए दोनों दावेदारों के बीच ताकत की तुलना का विश्लेषण करने के बाद मोटे कार्लो कैसीनो ने इस मुकाबले के लिए एक सट्टेबाजी पूल भी खोल दिया, जिससे लोग पक्ष चुन सकें और दांव लगा सकें। हालांकि लगभग सभी का मानना था कि यान फेई किम हये-म्योग से कहीं ज्यादा बेहतर था और यान फेई को इस मुकाबले में बहुत मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। नतीजतन यान फेई के लिए ऑड्स 1 से 2 हो गए, जबकि किम हये-म्योग के लिए ऑड्स केवल 1 से 1.2 थे। चौथे दिन लू पिनपिन को अचानक कई कॉल आए। ये कॉल उन एजेंटों के थे जिन्हें परसों पेरिस में होने वाले ड्रीम टेक्नोलॉजी वर्ल्ड एजेंट्स कांग्रेस में शामिल होना था। एक के बाद एक सभी एजेंटों ने सम्मेलन में शामिल होने का अपना फैसला रद्द कर दिया और ऐसा करने का कोई कारण भी नहीं बताया। जब यान फेई को ये पता चला तो वह मन ही मन खींच उठा। इनमें से ज्यादातर एजेंट्स ने उसके और किम हये-म्योग के बीच हुए हाई प्रोफाइल मुकाबले और 3 अरब अमेरिकी डॉलर के दांव को देखा था और सोचा था कि वह जल्दबाजी में है और प्राथमिकताएं तय नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसके साथ सहयोग करने का उनका भरोसा डगमगा गया था। उन्होंने बस मीटिंग में शामिल न होने का फैसला किया। उनकी नज़र में बहुत मुमकिन था कि वह रिंग से जिंदा बाहर न निकल पाए और इस मीटिंग में हिस्सा लेना बेकार था। इसीलिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस से नाम वापस ले लिया। हालांकि उन्हें जल्द ही इसका पछतावा होगा, क्योंकि उन्होंने आज इस मीटिंग को अस्वीकार कर दिया था और भविष्य में उनके लिए इसमें शामिल होना नामुमकिन होगा। हालांकि ये एजेंट अब सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे थे, फिर भी कई एजेंट सम्मेलन में भाग लेने के इच्छुक थे। इन कुछ लोगों के जाने से ड्रीम टेक्नोलॉजी के वैश्विक व्यावसायिक संचालन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोपहर में रोनटेन ट्रेडिंग ग्रुप के वू दाओदे वू जीचाओ के साथ यान फेई से मिलने आए। कुछ देर हल्की फुल्की बातचीत करने के बाद उन्होंने यान फेई से इस टकराव पर उनके विचार जानने की कोशिश की। यान फेई को पता था कि वे क्या कहना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनसे साफ साफ कहा कि अगर उन्हें उन पर भरोसा है तो वे उनकी जीत पर और भी ज्यादा दांव लगा सकते हैं। वू दाओदे हालांकि संशय में थे, फिर भी उन्होंने अपना मन बना लिया। फिर उन्होंने यान फेई को अपनी संपत्ति पर आमंत्रित किया और यान फेई के स्वागत में रात्रिभोज की मेजबानी करने की इच्छा व्यक्त की। स्पष्ट रूप से वू दाओदे ने यान फेई का समर्थन करने का फैसला किया था, ये शर्त लगाते हुए कि वह मुकाबला जीतेगा।
हालांकि यान फेई ने वू दाउदे के सभी प्रस्तावों को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उन्हें कल किम ये म्योंग के साथ होने वाले मुकाबले की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना है और वे ध्यान भटकाने का जोखिम नहीं उठा सकते। कोई विकल्प न होने पर वू दाउदे को वहां से जाना पड़ा। इसके बाद यान फेई और उनकी टीम को आखिरकार पेरिस पुलिस स्टेशन से एक फोन आया, जिसमें बताया गया कि सभी पीड़ितों के डीएनए तुलना के नतीजे तैयार हैं और उन्हें संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के लिए आना चाहिए। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर एक नाटकीय दृश्य सामने आया। आनुवंशिक तुलना से परिवार के सभी सदस्यों का पीड़ितों से मिलान हो गया, जिससे उन्हें शवों पर दावा करने का मौका मिल गया। हालांकि एक अप्रत्याशित खोज हुई। जिस व्यक्ति ने अपना डीएनए उपलब्ध कराया था, उसके जीन उसके कथित बेटे से मेल नहीं खा रहे थे, यानी वह बच्चा उसका बेटा नहीं था। दूसरी ओर एक और डीएनए तुलना से पुष्टि हुई कि बच्चा वास्तव में मां का ही था। इस नाटकीय खुलासे से बच्ची के पिता बेहद नाराज और दुखी हो गए। उनकी बच्ची की मां से तीखी बहस हुई और दूसरों के समझाने बुझाने के प्रयास भी बेकार गए। झगड़े के बीच बच्ची की मां ने यह बात उगल दी कि बच्ची असल में पड़ोसी का लड़का है, जिससे बच्ची का कथित पिता वहीं बेहोश हो गया और उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। ऐसा नाटकीय दृश्य देखकर सभी का मन भारी हो गया। उन्होंने जल्दी से शवों को लेने की प्रक्रिया पूरी की, उन्हें अंतिम संस्कार के लिए उपनगरीय शमशान भट्टी पर ले गए और अपने रिश्तेदारों की अस्थियां प्राप्त की। अपने प्रियजनों की अस्थियां लेकर वे होटल लौट आए। दुखी होकर उन्होंने बाहर न जाने का फैसला किया और अपने बच्चों के साथ होटल में ही रहे। रात भर कोई बातचीत न होने पर पांचवां दिन आ गया, यान फेई और किम हाये म्योंग के बीच आधिकारिक मुकाबले का दिन। वू दाउदे से सलाह मशविरा करने के बाद लू पिनपिन ने यान फेई के मोनाको जाने का कार्यक्रम पहले ही तय कर लिया था। मोनाको फ्रांस के दक्षिण में एक छोटी सी रियासत है जो पेरिस से 689 किलोमीटर दूर है और मोनाको में कोई हवाई अड्डा नहीं है। मोनाको जाने के लिए यान फेई को पेरिस से नीस के लिए उड़ान भरनी पड़ी और फिर नीस से मोनाको पहुंचने के लिए उन्हें परिवहन का कोई दूसरा साधन बदलना पड़ा। यान फेई और किम हाये म्योंग के बीच मुकाबला स्थानीय समयानुसार रात 8 बजे निर्धारित था, इसलिए यान फेई को दोपहर में पेरिस से प्रस्थान करना पड़ा और नीस होते हुए मोनाको पहुंचना पड़ा। दोपहर का भोजन करने के बाद यान फेई पेरिस के चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए और फिर वू दाउदे की चार्टर फ्लाइट से नीस हवाई अड्डे पहुंचे। मोनाको की यात्रा के लिए यान फेई के दल में इस बार काफी कम लोग थे, सिर्फ यान फेई और लू पिनपिन उनके निजी वकील के साथ। हालांकि वू दाउदे और वू जीचाओ ने ऐसे व्यवहार किया जैसे वे पुराने दोस्त हों और चीनी कुंग फू की भव्यता देखने के लिए उत्सुक होकर यान फेई के साथ मोनाको पहुंच गए। वू दाउदे के चार्टर विमान से हमारी उड़ान बहुत ही सुचारू रही और हम दक्षिण फ्रांस के नीस हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे में पहुंच गए। उस समय तक दोपहर के 2:30 बजे बज चुके थे। नीस मोनाको के बहुत करीब था और दोनों के बीच की दूरी लगभग 40 किलोमीटर थी। आमतौर पर नीस हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद मोनाको जाने के 2 रास्ते होते हैं। पहला तरीका था हेलीकॉप्टर से सीधे मोनाको पहुंचना, जिससे पूरी उड़ान में सिर्फ 7 मिनट लगते। दूसरा तरीका था हाईवे पर बस लेना, जिससे पूरी यात्रा में 30 मिनट लगते। हालांकि परिवहन का कोई भी साधन चुना जाए, नीस से मोनाको तक का सफर बहुत कम समय लेता। मोनाको एक विश्व प्रसिद्ध जुआ शहर है और वहां जुआ खेलने और जुआ खेलने के लिए बहुत से लोग आते थे। जब यान फेई और उनका समूह हेलीकॉप्टर बोर्डिंग क्षेत्र में पहुंचा तो उन्हें पता चला कि उन्हें वास्तव में कतार में लगना होगा। उनके सामने पहले से ही एक लंबी कतार लगी हुई थी। वू दाउदे के अनुमान के अनुसार हेलीकॉप्टर में चढ़ने तक दोपहर के लगभग 3:30 बज चुके होंगे। यान फेई इतनी देर तक इंतजार कर सकता था, इसलिए वह लू पिनपिन, वू दाउदे और अपने बेटे के साथ हवाई अड्डे पर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। हालांकि जब आखिरकार 3:30 बज गए और उनके आगे कुछ ही यात्री बचे थे, तो वहां एक अप्रत्याशित स्थिति पैदा हो गई। एक बड़े समूह ने अचानक अपने कर्मचारियों को मोनाको ले जाने के लिए सभी हेलीकॉप्टर किराए पर ले लिए। इसलिए अब से रात 10 बजे तक नीस हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर सार्वजनिक सेवा के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के बारे में जानकर वहां इंतजार कर रहे यान फेई समेत बाकी ग्राहक नाराज हो गए। हालांकि जब उन्हें पता चला कि यह कंसोर्टियम हेलीकॉप्टर परिवहन कंपनी के प्रमुख शेयरधारकों में से एक है और वे अपनी सेवा में आई खराबी की भरपाई के लिए 3 गुना मुआवजा दे रहे हैं, तो शिकायत करने वाले ग्राहक वहां से चले गए और मोनाको की अपनी यात्रा जारी रखने के लिए बस से जाने लगे। आखिरकार बस से जाने का मतलब हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने की तुलना में लगभग 20 मिनट ज्यादा खर्च करना ही था।
इस अचानक उत्पन्न हुई स्थिति को देखकर यान फेई और लू पिंगपिंग ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में सतर्कता के भाव उभर आए। लू पिंगपिंग ने पहले ही वू दाओदे से उनकी राय ले ली थी और मोनाको की यात्रा के अपने कई वर्षों के अनुभव के आधार पर वे किसी भी तरह से यात्रा करके दोपहर 4 बजे तक मोनाको पहुंच ही जाएंगे, बशर्ते वे पेरिस से दोपहर के आसपास प्रस्थान करें और नीस में अपनी गाड़ी बदल लें। फिर लू पिंगपिंग ने एक ऐसा कार्यक्रम तय किया जिससे उनका मोनाको के मोटे कार्लो कसिनो में 4 बजे तक पहुंचना तय हो गया। इस तरह यान फेई को अपनी स्थिति को संभालने और शाम को होने वाली निर्णायक लड़ाई जीतने की अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता। किसने सोचा होगा कि अचानक सारे हेलीकॉप्टर किराए पर ले लिए जाएंगे, जिससे उन्हें मोनाको जाने के लिए बस लेनी पड़ेगी। freewebnovel.com। समूह हवाई अड्डे से बाहर निकला तो देखा कि आज बसें खचाखच भरी हुई थीं और यात्रियों की लंबी कतार लगी हुई थी। हालात को देखते हुए लग रहा था कि बस में चढ़ने का मतलब 1 घंटा और इंतजार करना होगा। वू दाओदे ने फोन करना शुरू किया और रोनटेन ट्रेड ग्रुप की नीस शाखा से 2 व्यावसायिक गाड़ियां मंगवाईं। फिर सभी लोग गाड़ियों में सवार हो गए, जो हाईवे से जुड़कर 40 किलोमीटर दूर मोनाको की ओर चल पड़ी। लेकिन एक बार फिर एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई। कार के हाईवे पर आने के कुछ ही मिनट बाद वे एक बड़े ट्रैफिक जाम में फंस गए। आगे चल रहे ड्राइवरों ने एक कार दुर्घटना की सूचना दी, जिससे सड़क कुछ समय के लिए बंद हो गई और सभी लोग हाईवे पर धीरे धीरे इंतजार करने लगे। 1 घंटे बाद दुर्घटना स्थल को आखिरकार साफ कर दिया गया और वे आगे बढ़ गए। मुश्किल से 5 किलोमीटर आगे एक और टक्कर हुई और वे एक बार फिर हाईवे पर फंस गए। इस समय तक वू जीचाओ, जो आमतौर पर ज्यादा बारीकियों पर ध्यान नहीं देते थे, को भी एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा, बड़े भाई यान, मैं पहले भी कई बार मोनाको गया हूं, लेकिन मैंने कभी भी हेलीकॉप्टरों को किराए पर लेते, बसों में भीड़भाड़ और हाईवे पर लगातार दुर्घटनाओं का सामना नहीं किया। क्या आपको लगता है कि इस तोड़फोड़ के पीछे दक्षिण कोरियाई लोग हैं? यान फेई ने कहा, ये स्पष्ट नहीं है कि अभी क्या हो रहा है, लेकिन अगर मैं समय पर मोनाको के मोटे कार्लो कैसीनो तक नहीं पहुंच पाया, तो रेफरी द्वारा मुझे हार मान लिया जाएगा और मैं सीधे तौर पर यह निर्णायक लड़ाई हार जाऊंगा। जब यान फेई ने कहा कि अगर वह लड़ाई शुरू होने पर अंतिम युद्धस्थल पर नहीं पहुंच पाया, तो रेफरी उसे पराजित घोषित कर देगा और इस तरह वह मैच हार जाएगा, तो वू जिचाओ पहले तो स्तब्ध रह गया। फिर उसे एहसास हुआ और वह जोर से गाली देते हुए बोला, धिक्कार है दक्षिण कोरियाई लोगों पर, ये सचमुच उनकी ही करतूत है। मुझे पता था, हम पहले भी कई बार मोनाको जा चुके हैं और यह हमेशा बहुत आसान रहा है। आज जैसी अजीबोगरीब समस्याओं का सामना पहले कभी नहीं करना पड़ा। ये दक्षिण कोरियाई यहाँ तरह तरह की बाधाएं खड़ी कर रहे हैं, बस आपका समय बचाने के लिए, ताकि आप समय पर मोटे कार्लो कैसीनो न पहुंच सकें, ताकि वे बिना लड़े जीत सकें और आपके दांव के 3 अरब अमेरिकी डॉलर हड़प सकें। वू दाओदे ने आगे कहा, और इसके बाद दक्षिण कोरियाई लोग हर जगह ये जरूर प्रचारित करेंगे कि दक्षिण कोरियाई ताइक्वांडो दुनिया की सबसे मजबूत युद्ध कला है और चीनी कुंग फू ताइक्वांडो से डर गया है। चीनी कुंग फू का प्रतिनिधित्व करते हुए यान फेई ने ताइक्वांडो की चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत भी नहीं की, इसलिए लड़ाई से पहले ही भाग गए। इस प्रक्रिया में वे चीनी लोगों के चरित्र पर भी हमला करेंगे और फिर इस मौके का इस्तेमाल ताइक्वांडो को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए करेंगे। लू पिंगपिंग को पहले ही अंदाजा हो गया था कि इसके पीछे दक्षिण कोरियाई लोग हो सकते हैं, लेकिन ये चीन नहीं था और वह अपने आसपास के माहौल से वाकिफ नहीं थी, इसलिए उसके पास इससे निपटने का कोई अच्छा तरीका नहीं था। अपनी बेचैनी पर काबू पाते हुए उसने घड़ी में समय देखा और कहा, फेई, हम पहले ही हवाई अड्डे पर 1 घंटे की देरी से पहुंच चुके हैं। फिर सड़क पर 1 और घंटे इंतजार किया और अब तो दोपहर के 4:30 बज चुके हैं। हमने हाईवे पर बस कुछ ही किलोमीटर का सफर तय किया है और मुझे नहीं पता कि हम समय पर कसिनो पहुंच पाएंगे या नहीं। उसके बगल में बैठे वू दाऊदे ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने अपना फोन निकाला और नीस में अपने पुलिस मित्रों को फोन करके पता लगाने लगा कि हाईवे के इस हिस्से पर आखिर हो क्या रहा है। 10 मिनट बाद ताज़ा खबर आई। उनसे 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर हाईवे पर 2 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं। दोनों दुर्घटनाएं अलग अलग दिशाओं में लेन पर हुईं, जिससे पूरा हाईवे पूरी तरह से जाम हो गया, किसी भी तरफ से कोई भी नहीं निकल पा रहा था। इसके अलावा ये दोनों दुर्घटनाएं बड़े ट्रकों के पलटने की वजह से हुई और अब हाईवे पर ट्रकों से गिरा भारी सामान बिखरा पड़ा था। अगर हाईवे पर बचाव दल को इन सामानों को हटाकर सामान्य यातायात बहाल करना होता तो कम से कम 4 घंटे लगते। ये दुर्भाग्यपूर्ण समाचार सुनकर सभी के दिलों में उदासी छा गई।
वू दाऊदे ने नीस में अपने संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए इधर उधर फोन करना शुरू कर दिया कि क्या वह यान फेई को सीधे मोनाको ले जाने के लिए एक पुलिस हेलीकॉप्टर उधार ले सकता है। हालांकि वू दाऊदे के एक दोस्त ने उससे बताया कि नीस पुलिस स्टेशन के प्रमुख को आज अपने वरिष्ठ अधिकारियों से केबी आतंकवादियों के हमलों को रोकने के आदेश मिले हैं, जिसमें पुलिस हेलीकॉप्टरों को बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। लोगों को ले जाने में मदद करने की तो बात ही छोड़िए। इसके बाद वू दाऊदे ने नाइस अस्पताल को फोन करके पूछा कि क्या वे अस्पताल के हेलीकॉप्टर का उपयोग कर सड़क पर फंसे एक गंभीर रूप से बीमार मरीज को मोनाको के अस्पताल तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन अस्पताल का जवाब लगभग पुलिस स्टेशन जैसा ही था। वे भी परिवहन के लिए हेलीकॉप्टर भेजने में असमर्थ थे। लगातार अस्वीकृति मिलने के बाद वू दाऊदे अंदर ही अंदर गुस्से में था। वह आज यान फेई के साथ मोनाको गया था, यहां तक कि अपना निजी जेट भी इस्तेमाल किया था ताकि फ्रांस में अपने संबंधों का प्रदर्शन कर सके। वह यान फेई को प्रभावित करना चाहता था ताकि वह फ्रांस में ड्रीम टेक्नोलॉजी के उत्पादों के एजेंसी अधिकार आसानी से प्राप्त कर सके। लेकिन मोनाको पहुंचने से पहले ही समस्याएं खड़ी हो गईं। अब वह हेलीकॉप्टर की समस्या का भी समाधान नहीं कर पाया, जिससे उसकी बदनामी हुई और उसे नहीं पता था कि यान फेई उसके बारे में क्या सोचेगा। इस स्थिति को देखते हुए यान फेई मन ही मन हंसा। शुरू में तो उसने सोचा कि यह बस एक दुर्घटना है और उसकी बदकिस्मती का नतीजा है, लेकिन अब लग रहा था कि यह किस्मत का मामला नहीं बल्कि दक्षिण कोरियाई लोगों की गंदी चाल थी। नीस हवाई अड्डे और मोनाको के बीच दक्षिण कोरियाई लोगों द्वारा बुक की गई उड़ान, भीड़भाड़ वाला सार्वजनिक परिवहन और यहां तक कि राजमार्ग पर लगातार होने वाली दुर्घटनाएं, ये सब दक्षिण कोरियाई लोगों द्वारा ही रची गई थीं। इसके अलावा यान फेई को मोनाको पहुंचने के लिए पुलिस या अस्पताल के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए दक्षिण कोरियाई लोगों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इन दोनों प्रमुख विभागों को यान फेई की मदद न करने का निर्देश भी दिया था। ये दक्षिण कोरियाई वाकई बेकाबू थे। प्रतियोगिताओं के अहम मौकों पर उन्हें गुप्त चालें चलने का शौक था, जिससे उनके विरोधियों को हर तरह की परेशानी होती थी। इस बार यान फेई से निपटने के लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी होगी, क्योंकि यहाँ वे दक्षिण कोरिया की तरह अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। यान फेई ने पास का नक्शा देखना शुरू किया और उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी मोनाको से 35 किलोमीटर दूर है। अगर वह अभी कार से उतरकर सामान्य गति से चले तो वह मोनाको लगभग 1 घंटे में पहुंच जाएगा। अगर वह किसी अनुभवी व्यक्ति की गति से आगे बढ़े तो यान फेई को मोनाको पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा। आसपास के इलाके और अनुमानित आगमन समय का आकलन करने के बाद यान फेई को एहसास हुआ कि दक्षिण कोरियाई वाकई बहुत चालाक और धूर्त थे। उन्होंने जानबूझकर उसे इस जगह फंसा दिया था जहां वह तय नहीं कर पा रहा था कि तुरंत पैदल आगे बढ़ना है या नहीं, और उम्मीद में समय बर्बाद कर रहा था। जब यान फेई और इंतजार नहीं कर सका और मोनाको की ओर पैदल चलने लगा तो उसकी ऊर्जा काफी कम हो जाएगी। इसके अलावा लंबी पैदल यात्रा उसे बेचैन कर देगी और इन सब प्रभावों के बाद यान फेई की ताकत निश्चित रूप से कम हो जाएगी, जिससे वह मैच के दौरान जिन शाओमिंग का आसान निशाना बन जाएगा। हालांकि दक्षिण कोरियाई लोगों को जिन जियाओमिंग की ताकत पर भरोसा था और उन्हें लगता था कि उनकी जीत पक्की है ताकि कोई अप्रत्याशित समस्या न आए, फिर भी उन्होंने यान फेई को, जो दिखने में बहुत कमजोर प्रतिद्वंद्वी थी, हराम मचा दिया। इससे पता चलता है कि दक्षिण कोरियाई लोगों ने इस मुकाबले को कितना महत्व दिया। उन्होंने इतने सारे हथकंडे और संसाधन इस्तेमाल किए कि उन्हें बस जीतना था और हारना गवारा नहीं था। यान फेई को तो ये भी लग रहा था कि अगर वह अभी अपनी कार से उतरकर पैदल चलने लगा तो रास्ते में उसे और भी अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ेगा जो उसे आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक देंगी। दक्षिण कोरियाई लोगों का मकसद यान फेई को यहीं रोक कर रखना था ताकि वह मोनाको न पहुंच सके और इस तरह जिन शाओमिंग के लिए खतरा पैदा हो। दक्षिण कोरियाई लोगों की छोटी मोटी गणनाएं चाहे कितनी भी सटीक क्यों न लग रही हो, फिर भी कुछ चूकें थीं, क्योंकि यान फेई के विचार ऐसे नहीं थे जिनका दक्षिण कोरियाई लोग पूरी तरह से अनुमान लगा सकते थे। उन्होंने कहा, मेरे लिए बचा हुआ समय कम होता जा रहा है, मुझे तुरंत कार छोड़नी होगी वरना मैं समय पर अंतिम लड़ाई में नहीं पहुंच पाऊंगा। लू पिंगपिंग ने चिंता व्यक्त की, फेई, अगर तुम पैदल जाने का फैसला करते हो तो तुम्हारी शारीरिक शक्ति निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगी और तुम थकान का अनुभव करोगे। फिर तुम दक्षिण कोरियाई लोगों से कैसे मुकाबला करोगे? यान फेई हंसी और बोली, पिंगपिंग, चिंता मत करो, उन दक्षिण कोरियाई लोगों को हमारे चीनी कुंग फू की ताकत का अंदाजा भी नहीं है। मेरे लिए अब सड़क पर खर्च की गई ऊर्जा उस ऊर्जा की तुलना में कुछ भी नहीं है जिसे मैं जल्दी से वापस पा लेती हूँ। संक्षेप में, अंतिम युद्ध से पहले मुझे अपनी ताकत को लेकर कोई समस्या नहीं होगी।
वू दाऊदे ने कहा, श्रीमान यान, क्यों न हम थोड़ी देर और इंतजार करें। मैं देखूंगा कि क्या कोई और उपाय है। यान फेई ने बिजनेस कार का दरवाजा खोला, बाहर निकली और हाईवे पर खड़े होकर बोली, कोई जरूरत नहीं, ये थोड़ी सी तकलीफ मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। निश्चिंत रहो, मैं जल्द ही मोटे कार्लो कसिनो पहुंच जाऊंगी। जैसे ही उन दक्षिण कोरियाई लोगों को अपनी योजना नाकाम होने का एहसास होगा और वे तुम पर से नाकाबंदी हटा लेंगे, तुम हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर सकोगे। फिर कसिनो में आकर मेरा उत्साहवर्धन करना। मैं उन दक्षिण कोरियाई लोगों को रिंग में सबक सिखा दूंगी। लू पिंगपिंग जानती थी कि वह यान फेई का पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि यान फेई का पीछा करने से उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, इसलिए वह कार के अंदर ही इंतजार कर सकती थी। उसने कहा, फेई, ज्यादा जोर मत लगाओ। अगर तुम्हें बहुत मुश्किल लग रही हो तो समय रहते हार मान लो, हमें उन 3 अरब अमेरिकी डॉलर की जरूरत नहीं है। यान फेई ने सिर हिलाया और कहा, पिंग पिंग, चिंता मत करो, मैं खुद को खतरे में नहीं डालूंगा। फिर यान फेई ने वू दाऊदे और उसके बेटे को अलविदा कहा, पलटा और हाईवे से कूदकर सड़क के किनारे पहाड़ों की ओर भाग गया। यान फेई हाईवे पर सामान्य रास्ते पर नहीं गया, बल्कि पहाड़ों की ओर बढ़ गया। इस फैसले ने कई लोगों को चौंका दिया और दक्षिण कोरियाई लोगों द्वारा आगे सड़क पर किए गए सभी इंतजाम बेकार हो गए। यान फेई की वर्तमान शक्ति के साथ पहाड़ों पर दौड़ते हुए भी उसकी गति राजमार्ग से कम नहीं थी। उसका शरीर पहले से ही पूरी तरह प्रशिक्षित था, दौड़ते हुए जब उसकी ऊर्जा खर्च होती तो वह तुरंत पुनः प्राप्त हो जाती, जिससे वह अनंत शक्ति वाली एक सतत गति मशीन जैसा बन जाता और एक जन्मजात विशेषज्ञ की अद्भुत शक्ति प्रदर्शित करता। यान फेई पहाड़ों के बीच से दौड़ता हुआ पहाड़ियों और चोटियों को पार करता हुआ आगे बढ़ा। हर कदम में वह दसियों मीटर की दूरी तय करता और हर छलांग के साथ वह 7-8 मीटर ऊंचा उठता। जब उसे कोई ढलान मिलती तो कुछ ही कदम उसे पार करने के लिए काफी होते। जब जंगल का सामना होता तो वह तेजी से दौड़ता और उसकी शाखाओं को पार करता, और जब कोई नाला आता तो बस छलांग लगाकर पार हो जाता। वह पहाड़ों से तेज गति से भागते बंदर जैसा था। दौड़ते हुए यान फेई अपने हाथ में सैटेलाइट पोजिशनिंग सिस्टम की जांच करता रहा और लगातार अपनी दिशा बदलता रहा। सिर्फ आधे घंटे में वह विशाल पर्वत श्रृंखला को पीछे छोड़ चुका था और पहाड़ों के नीचे मोनाको शहर की सड़कें देख सकता था। इस बिंदु पर यान फेई अब तेजी से नहीं दौड़ा, बल्कि धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरा, मोनाको की सड़कों पर चलता हुआ। मोनाको एक प्रसिद्ध देश है, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश, जिसका क्षेत्रफल केवल 2.02 वर्ग किलोमीटर है। इससे छोटा एकमात्र देश वेटिकन है। हालांकि मोनाको छोटा है, ये दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक है, जिसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी बहुत ऊंची है और इसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः जुए पर निर्भर है। इसके अलावा चूंकि मोनाको एक शेंगेन देश है, इसलिए यान फेई बिना वीजा के अपने फ्रांसीसी पासपोर्ट के साथ वहां प्रवेश कर सकते थे, जो बेहद सुविधाजनक था। मोनाको की सड़कों पर घूमते हुए यान फेई को इस छोटे से संप्रभु राज्य का अनोखा आकर्षण महसूस हुआ। कुछ ही देर में पत्रकारों ने उन्हें सड़कों पर आराम फरमाते हुए देख लिया। सदी के इस मोड़ पर होने वाले इस मुकाबले की तैयारी में मोटे कार्लो कैसिनो ने दावेदारों के बारे में विस्तृत जानकारी का जोर शोर से प्रचार किया था, इसलिए मोनाको में लगभग हर कोई यान फेई को पहचान गया। इसके अलावा कई पत्रकार भी यहां जमा हुए थे, इस ऐतिहासिक मुकाबले की प्रत्यक्ष जानकारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने यान फेई को पहचान लिया था, लेकिन पेशेवर नैतिकता का पालन करते हुए, ये समझते हुए कि यह यान फेई के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, उन्होंने उनसे साक्षात्कार के लिए संपर्क नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने यान फेई के मोनाको पहुंचने का वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे इंटरनेट पर प्रसारित कर दिया। मोटे कार्लो कसिनो के वीआईपी रूम में वर्ल्ड ताइक्वांडो प्रमोशन फेडरेशन के विश्राम क्षेत्र में 2 लोग बहस कर रहे थे। एक पक्ष एक खूबसूरत युवती थी, जबकि दूसरा छोटी आंखों वाला एक पुरुष था। महिला चोई किम थी, जो उस समय मौके पर मौजूद थी जब ताइक्वांडो ने पहली बार यान फेई को चुनौती दी थी, और पुरुष हान जुनशी था, जो वर्ल्ड ताइक्वांडो प्रमोशन एलायंस का उपाध्यक्ष था। इस समय चोई किम का चेहरा गुस्से से भर गया और उसने जोर से कहा, हान जुनशी, हमारे दक्षिण कोरियाई ताइक्वांडो कब से इतने कपटी बदमाश हो गए? चीनी कुंग-फू के खिलाफ हमारा मुकाबला हमेशा से निष्पक्ष रहा है। तुम्हें छल कपट करने का अधिकार किसने दिया? चोई किम के आरोपों का सामना करते हुए हान जुनशी ने लगातार एक शांत मुस्कान बिखेरी और कहा, मिस, हम सभी को जिन शाओमिंग की ताकत पर भरोसा है, वह ताकत के मामले में यान फेई को जरूर मात दे सकते हैं। हालांकि हम अप्रत्याशित परिस्थितियों से भी डरते हैं।
देखिए, हमें यानफेई के बारे में बहुत कम जानकारी है और हमने उन्हें शायद ही कभी एक्शन में देखा हो, इसलिए हम उनकी वास्तविक क्षमता से अनभिज्ञ हैं। इस बार हमारा ताइक्वांडो सब कुछ दांव पर लगा रहा है। अगर हम असफल रहे तो दक्षिण कोरियाई ताइक्वांडो दुनिया में अपनी धाक जमाने का मौका हमेशा के लिए खो देगा। हमने ऐसा सिर्फ ताइक्वांडो के विकास के लिए किया है। इसके अलावा हमारा मुख्य उद्देश्य यानफेई की सहनशक्ति को कम करना और साथ ही उसे अधीर बनाना था। इससे हमारी जीत की संभावना और भी बढ़ जाती है। चोई किमिन ने हान जुनशी को तिरस्कार से देखा और तिरस्कारपूर्वक कहा, ताइक्वांडो के लिए ये कितना नेक काम है। ऐसे ही घिनौने तरीकों की वजह से दुनिया भर के लोग हमारे बारे में गलत नजरिया रखते हैं। इसीलिए मैंने दक्षिण कोरियाई ताइक्वांडो की प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस लड़ाई को आगे बढ़ाने पर जोर दिया, यहाँ तक कि 3 अरब अमेरिकी डॉलर भी पेश किए। मैं एक साफ सुथरी, अच्छी तरह से अर्जित जीत चाहता हूँ, न कि यह कि तुम अपनी ही किसी और घिनौनी चाल से खुद को मात दो जिससे मुझे तुम्हारे कार्यों से गहरी निराशा हो। हान जुनशी ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस, क्या आप हमेशा से ताइक्वांडो के विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं करती थी? अगर इस बार हमारा ताइक्वांडो विजयी होता है तो दुनिया हमारी ताकत का लोहा मानेगी। कौन परवाह करेगा कि हम कैसे जीते? क्या इससे ताइक्वांडो को दुनिया भर में प्रसिद्ध बनाने का आपका सपना भी पूरा नहीं होगा? चोई किमिन ने गुस्से से कहा, लेकिन यह वो नतीजा नहीं है जो मैं चाहता था। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे कदम उठाओगे तो मैं चाहता कि ताइक्वांडो कभी वैश्विक स्तर पर न फैले। अब यानफेई के खिलाफ स्नाइपर हमले की योजना को तुरंत रद्द करने का आदेश दो और उसे मोंटे कार्लो कैसीनो तक आसानी से पहुंचने दो। वरना मैं अपने पिता से कहूंगा कि तुम्हें किसी और पद पर नियुक्त कर दिया जाए। अपनी बात कहने के बाद चोई किमिन ने दरवाजा खोला और बाहर चली गई और हान जुनशी को कमरे में ही छोड़ गई। मोनाको का क्षेत्रफल छोटा है, जिसमें केवल 2 मुख्य सड़कें हैं। यानफेई ने आसानी से शहर के केंद्र में स्थित मोंटे कार्लो कैसीनो को ढूंढ लिया और अपनी पहचान बताते ही उन्हें तुरंत वीआईपी कक्ष में मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत किया गया। फिर उन्हें आराम करने के लिए विशेष रूप से व्यवस्थित वीआईपी कक्ष में ले जाया गया। तब तक शाम के 5:30 बज चुके थे और शाम के अंतिम मुकाबले से पहले बहुत कम समय बचा था। चूंकि दक्षिण कोरियाई टीम लीडर को चोई किमिन ने फटकार लगाई थी और चूंकि यानफेई पहले ही मोंटे कार्लो पहुंच चुका था, इसलिए यानफेई को निशाना बनाकर किया गया स्नाइपिंग अभियान स्वाभाविक रूप से बेअसर हो गया और हान जुनशी ने सभी तैयारियां रद्द कर दी। हाईवे पर फंसे वू दाऊदे ने आखिरकार नीस पुलिस स्टेशन में अपने उच्च पदस्थ दोस्तों से संपर्क किया। इन दोस्तों के हस्तक्षेप से वह एक पुलिस हेलीकॉप्टर तैनात करवाने में कामयाब रहा, जिसने उन्हें हाईवे से उठाकर सीधे मोनाको पहुंचा दिया। 5 मिनट बाद पुलिस का हेलीकॉप्टर मोनाको के मोंटे कार्लो कैसीनो के हेलीपैड पर उतरा। लू पिनपिन ने तुरंत यानफेई से संपर्क किया और एक अप्रिय यात्रा के बाद दोनों समूह एक बार फिर मिले। तक यानफेई और लू पिनपिन दोबारा मिले शाम के 6 बज चुके थे। लू पिनपिन के मोंटे कार्लो पहुंचने की योजना को कम से कम 3 घंटे बीत चुके थे और इस तरह यानफेई ने रास्ते में अपने 3 कीमती घंटे बर्बाद कर दिए थे। हालांकि वे कुछ नहीं कर सकते थे। यह उनका अपना इलाका नहीं था, ये किसी और का अपना इलाका था और वे लोग चाहें तो आसानी से उनसे पंगा ले सकते थे। लेकिन जब सभी लोग मिले तो लू पिनपिन को चिंता हुई कि कहीं यानफेई का ध्यान भंग न हो जाए, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मोंटे कार्लो कैसीनो द्वारा आयोजित कैसीनो वीआईपी रेस्टोरेंट में भोजन करने जाने से पहले उन्होंने बस थोड़ी सी बातचीत की। रात के खाने के बाद वे यानफेई के आराम के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए वीआईपी रूम में लौट आए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि यानफेई जिन शाओमिंग का सामना सर्वोत्तम संभव स्थिति में कर सके, सभी स्वेच्छा से वीआईपी रूम से बाहर चले गए ताकि यानफेई कमरे में ठीक से आराम कर सके। जब यानफेई वीआईपी रूम में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसके बगल वाला तीसरा कमरा दक्षिण कोरिया के ताइक्वांडो वर्ल्ड प्रमोशन लीग का वीआईपी रूम था। दूसरे शब्दों में, उसका कमरा कोरियाई क्वार्टर के ठीक बगल में था और दोनों के बीच सिर्फ 3 दीवारें थीं। यानफेई के मन में एक विचार आया और उसने दीवार से कान लगाकर अपनी भयानक रूप से तेज सुनने की शक्ति को सक्रिय कर दिया ताकि कोरियाई वीआईपी रूम के अंदर की खुफिया जानकारी सुन सके। शुरुआत में यानफेई ने बस यूं ही सुनने की कोशिश की थी, उसे कुछ खास सुनने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, उसे कोरियाई वीआईपी रूम के अंदर की आवाजें सुनकर हैरानी हुई। ड्रोन अपग्रेड के दौरान रहस्यमयी शक्ति बार बार प्रकट हुई थी, जिससे यानफेई की शारीरिक विशेषताओं में, जिसमें उसकी सुनने की क्षमता भी शामिल थी, सुधार हुआ था। कई अपग्रेड के बाद उसकी सुनने की क्षमता अविश्वसनीय रूप से तेज हो गई थी, यहां तक कि इनेट पीक के विशेषज्ञों से भी कहीं ज्यादा।
अब वह 3 दीवारों के पार सुन सकता था, जबकि दूसरे लोग उसी दीवार के पार उसकी आवाज नहीं सुन सकते थे। दक्षिण कोरियाई वीआईपी कक्ष से स्पष्ट आवाजें यान फेई के कानों में गूंजी। एक व्यक्ति गर्व से कोरियाई भाषा में कह रहा था, जिन शाओमिंग, हमारी सावधानीपूर्वक योजना की बदौलत यान फेई ने आखिरकार चारा पकड़ ही लिया। हमारा विश्व ताइक्वांडो प्रमोशन एलायंस विश्व स्तर पर अपना दबदबा बना पाएगा या नहीं, यह अब आप पर निर्भर करता है। क्या आपको पूरा विश्वास है? यद्यपि वह व्यक्ति कोरियाई भाषा में बोल रहा था, फिर भी यान फेई ने सहायक मस्तिष्क की सहायता से समकालिक रूप से अनुवाद किया तथा उस व्यक्ति के शब्दों का अर्थ पूरी तरह से समझ लिया। कोरियाई कमरे में एक शांत मध्यम स्वर में बोले, अध्यक्ष हान, निश्चिंत रहें। मैंने यान फेई के युद्ध वीडियो देखे हैं और पाया है कि उसकी ताकत बेहद कमजोर है। इसके अलावा उसने जिंदगी मौत की कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। वह तो बस एक ग्रीनहाउस फूल है जिसमें मारक क्षमता नहीं है। उसने शायद ये सोचकर इस मुकाबले के लिए हामी भरी होगी कि मैं दिखावे के लिए ताइक्वांडो का अभ्यास करता हूं। मुझे उसे तुरंत मार गिराने में बस 1 सेकंड लगेगा। पता चला कि चेयरमैन हान जुनशी थे, जिन्होंने कहा, हमें आपकी ताकत पर पूरा भरोसा है। हालांकि मुकाबले के दौरान आपको रिंग में उतरते ही यान फेई को तुरंत नहीं मारना चाहिए, बल्कि लड़ाई को थोड़ा लंबा खींचना चाहिए और ले को नियंत्रित करना चाहिए। आपको रिंग में ताइक्वांडो के सभी बेहतरीन दांव दिखाने होंगे, जिससे दुनिया को हमारा कौशल दिखाई दे। ताइक्वांडो का हमारा प्रदर्शन पूरा करने के बाद ही आपको यान फेई को खत्म करना चाहिए और उस तीर का बदला लेना चाहिए जो उसने हम पर चलाया था। जिन जियाओमिंग से ये पहली बार है जब मुझे ऐसा अनुरोध मिला है, क्योंकि मैं हमेशा अपने दुश्मनों को कम से कम समय में मार गिराता हूं। चिंता मत करो, मैं उसे खत्म करने से पहले ताइक्वांडो का प्रदर्शन जरूर करूंगा। हान जुनशी ने कहा, इस मैच को ज्यादा हल्के में मत लीजिए। हमने न सिर्फ चीनी कुंग-फू को हराने और अपने देश के ताइक्वांडो को फिर से स्थापित करने के लिए, बल्कि इस मौके का फायदा उठाने के लिए भी बहुत मेहनत की है। जिन जियाओमिंग ने आत्मविश्वास से कहा, इस बार हमने यान फेई के खिलाफ 3 अरब अमेरिकी डॉलर का दांव लगाया है। जैसे ही मैं उसके साथ रिंग में उतरूंगा, मैं आसानी से जीत जाऊंगा और 3 अरब अमेरिकी डॉलर कमा लूंगा। हान जुनशी ने तिरस्कारपूर्वक कहा, मात्र 3 अरब अमेरिकी डॉलर मेरा ध्यान आकर्षित नहीं करते, मुझे और चाहिए। जब आप रिंग में हो तो आपको दर्शकों के सामने यान फेई को धीरे से उकसाना होगा, उसे अपने इरादे बताए बिना दांव बढ़ाने के लिए प्रेरित करना होगा। और फिर सबके सामने उसे हराकर और भी ज्यादा लाभ कमाना होगा। जिन जियाओमिंग ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे याद रहेगा कि आपने क्या कहा, लेकिन एक बात है जिससे मैं असहमत हूं। रिंग में मैं यान फेई को हराने वाला नहीं, बल्कि उसे मार डालने वाला हूं। मेरे विरोधियों की नियति उसी क्षण तय हो जाती है जब वे रिंग में कदम रखते हैं और मेरे सामने खड़े होते हैं। हान जुनशी ने संतोष से कहा, अच्छा, लगता है तुम मुझसे कहीं आगे की सोच रहे हो। यहाँ यान फेई को मारना एक अच्छा मौका है क्योंकि यह एक निष्पक्ष मुकाबला है जिस पर दोनों पक्ष सहमत हैं, जिसका मतलब है कि चीनी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वे छुपकर हमसे निपटने की कोशिश जरूर करेंगे। हालांकि ये हमारी चिंता का विषय नहीं है। अगर चीन किसी को दोषी ठहराना चाहेगा तो वह विश्व ताइक्वांडो प्रमोशन अलायंस के अध्यक्ष चोई किमयिन पर हमला करेगा। चूंकि वह हमें बचा रही है, इसलिए हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। जिन जियाओमिंग ने कहा, अध्यक्ष हान, आपने अभी अभी मिस चोई किमयिन को नाराज किया है और आप ये बड़ा दोष सीधे उनके कंधों पर डालने की योजना बना रहे हैं। क्या आपको डर नहीं है कि वह बदला लेंगी? हान जुनशी ने तिरस्कारपूर्वक कहा, वो चोई किमयिन एक रूढ़िबद्ध, लंबे बालों वाली और अदूरदर्शी महिला के अलावा कुछ नहीं है। उसने ज्यादा कुछ नहीं झेला है और उसे दुनिया के खतरों का कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए वह नियमों का पालन करती है और सीधे रास्ते पर चलने पर जोर देती है। अगर हमारे देश के सभी नेता उस महिला के बताए रास्ते पर चलते, तो कोरिया आज की विश्व शक्ति बनने के बजाय हमारे उत्तरी दुश्मनों द्वारा